जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं गुरु घंटाल। मेरा नाम प्रखर श्रीवास्तव है। स्वागत करता हूं आप सभी का। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। आज हम बात करेंगे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बारे में। समय व्यर्थ नहीं करते हैं, निकल पड़ते हैं आज के सफर पर। दोस्तों, सवाल ये है कि ये एक्ट लाने के पीछे का कारण क्या था। असल में दोस्तों 1600 में जब चार्टर मिलता है ईस्ट इंडिया कंपनी को, किसके द्वारा? इंग्लैंड की रानी के द्वारा, कि आप जाकर हिंदुस्तान में ट्रेड कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं। उस वक्त हिंदुस्तान में कई सारी फॉरेन पावर्स व्यापार करती थी। फ्रेंच थे, डच थे, कई सारे फॉरेन पावर्स थे। अंग्रेजों ने एक एक कर सबका पत्ता काटा। मगर दिक्कत क्या थी पता है? ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि हिंदुस्तान में व्यापार करती थी, वो हर साल घाटे में रहती थी। हर बार ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के आगे हाथ फैला देते थे। कभी कहते थे 10 मिलियन पाउंड दे दो, कभी कहते थे 20 मिलियन पाउंड दे दो। मगर ईस्ट इंडिया कंपनी में जो लोग नौकरी करते थे, उनकी प्रॉपर्टी दिन दुगुनी रात चौगुनी बढ़ती जा रही थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट को बड़ा ताज्जुब हुआ। उन्हें लगा कि यार, जिस कंपनी जो कंपनी हमेशा घाटे में रहती है, जो कंपनी हमसे हर साल 10 मिलियन पाउंड 20 मिलियन पाउंड हमेशा मुंह खोलकर खड़ी हो जाती है, उस कंपनी में काम करने वाले इतने अमीर होकर हिंदुस्तान से कैसे लौट रहे हैं। तो पता ये लगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करने वाले उसी के प्रोडक्ट की प्राइवेट ट्रेडिंग कर पैसा कमाते हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी पर नकेल कसने के लिए ये रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था। किसके द्वारा? ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा ये रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था। एंड इट वॉज द फर्स्ट स्टेप टेकन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। तो आप कह सकते हैं कि यह पहला स्टेप था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो भी अफेयर्स है, जो भी वो काम करते हैं, कैसे काम करते हैं, उनको कंट्रोल और रेगुलेट किया जा सके, उन पर नकेल कसी जा सके। इट रिकॉग्नाइज फॉर द फर्स्ट टाइम द पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस ऑफ द कंपनी। और इस रेगुलेटिंग एक्ट ने हिंदुस्तान में ईस्ट इंडिया कंपनी की पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस को पहली बार रिकॉग्नाइज किया। अभी तक ये क्या करते थे, क्या नहीं करते थे, इसके पीछे कोई भी आप कह सकते हैं कि कंट्रोल नहीं था। मगर इस एक्ट के तहत ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज किया किस चीज को? पॉलिटिकल एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन ऑफ द कंपनी इन इंडिया। एंड इसी एक्ट ने हिंदुस्तान में सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की नींव डाली। इट डेजिग्नेटेड द गवर्नर ऑफ बंगाल एज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इस एक्ट ने बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया। और इसके अलावा एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल क्रिएट की गई, जिसमें गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को 4 मेंबर असिस्ट करेंगे। और पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनता है लॉर्ड वैरन हेस्टिंग 1773 से लेकर 1785। मतलब इतना लंबा कार्यकाल था, करीब करीब 12 साल का। ये इस पूरे के पूरे रेगुलेटिंग एक्ट का क्रक्स है, मेन पॉइंट है। इसको दिमाग में जरूर रखिएगा कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के जरिए गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया। एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल क्रिएट की गई, जिसमें कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होगा, प्लस 4 लोग उसको असिस्ट करेंगे, 4 मेंबर्स उसको असिस्ट करेंगे। और हिंदुस्तान का पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनता है लॉर्ड वैरन हेस्टिंग। इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता। और इसी एक्ट के तहत कलकत्ता में 1774 में पहला सुप्रीम कोर्ट बनाया गया, कंप्राइजिंग 1 चीफ जस्टिस एंड 3 अदर जजेस। जैसे आज के सुप्रीम कोर्ट में क्या है? आज की सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में है, जो पूरे के पूरे हिंदुस्तान को एडमिनिस्टर करती है। मतलब जुरिसडिक्शन पूरे के पूरे हिंदुस्तान की बाउंड्री के अंदर उसकी चलती है। टोटल 34 जज हैं, 33 + 1 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक उसी तरह 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट का निर्माण होता है, जिसमें एक चीफ जस्टिस था और एक इसके अलावा 3 अदर जजेस उसको असिस्ट करते थे। इट प्रोहिबिटेड द सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी फ्रॉम इंगेजिंग इन एनी प्राइवेट ट्रेड और एक्सेप्टिंग प्रेजेंट और ब्राइब्स फ्रॉम द नेटिव्स। नकेल कसने के लिए आया था, नकेल कसी गई। कहा गया कि कोई भी कंपनी का सर्वेंट
चाहे वो छोटे पद पर हो, बड़े पद पर हो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में हो, इट डजंट मैटर, किसी तरह का प्राइवेट ट्रेडिंग नहीं करेगा और किसी भी तरह का उपहार एक्सेप्ट नहीं करेगा। It strengthened the control of the British government over the company by requiring the courts of director to report on its revenues, civil and the military affairs in India। और इस एक्ट ने ब्रिटिश गवर्नमेंट का कंट्रोल और मजबूत किया और पुख्ता किया किसके ऊपर? ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर, जो अभी तक अपनी मनमानी कर रही थी। कैसे किया? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बनाया जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के रेवेन्यू, सिविल और मिलिट्री अफेयर्स की रिपोर्ट लगातार ब्रिटिश गवर्नमेंट को देता रहेगा। तो दोस्तों, इस रेगुलेटिंग एक्ट का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो आप लोगों को पॉइंट नंबर 3 है कि गवर्नर जनरल, मतलब गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल बनाया गया। इसके अलावा आपका एग्जीक्यूटिव काउंसिल क्रिएट की गई जिसमें 4 मेंबर उसको असिस्ट करेंगे। लॉर्ड वैरन हेस्टिंग पहले गवर्नर जनरल बनते हैं बंगाल के। एंड इसके अलावा 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट बनाया जाता है जिसमें एक चीफ जस्टिस और 3 अदर जजेस और होंगे। एंड थर्ड वन कि कोई भी सर्वेंट कंपनी का प्राइवेट ट्रेडिंग नहीं करेगा, किसी तरह का उपहार नहीं लेगा। ये 3 मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। ये आधार हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के। It made the governors of Bombay and Madras presidencies subordinate to the Governor General of Bengal, unlike earlier when 3 presidencies were independent of one another। 1773 के पहले बंगाल का गवर्नर, मद्रास का गवर्नर और बॉम्बे का गवर्नर, ये तीनों इंडिपेंडेंट होकर काम करते थे। कोई किसी से बड़ा नहीं था, कोई किसी से छोटा नहीं था, सबके पास इक्वल पावर थी। मगर 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जैसे ही गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया, गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड द गवर्नर ऑफ मद्रास, इनकी प्रेसिडेंसीज को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के सबऑर्डिनेट रख दिया गया। मतलब अब जूनियर होगा। अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पास ज्यादा पावर होगी एज कंपेयर टू गवर्नर ऑफ मद्रास एंड गवर्नर ऑफ बॉम्बे। अब दोस्तों, एक सवाल उठता है कि इस रेगुलेटिंग एक्ट का डिफेक्ट क्या है, त्रुटि क्या क्या थी इसमें। एक एक कर ये भी जानते हैं। पहली त्रुटि ये थी, मतलब ड्रॉबैक ये था कि गवर्नर जनरल के पास किसी भी तरह का वीटो पावर नहीं था। मतलब 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया, मगर किसी भी तरह का वीटो पावर नहीं दिया गया, स्पेशल राइट्स नहीं दी गई। It did not address the concerns of the Indian population who were paying revenue to the company। अच्छा, ये एक्ट अंग्रेजों ने लाया ताकि ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर कंट्रोल किया जा सके, उनको रेगुलेट किया जा सके। अच्छा, ईस्ट इंडिया कंपनी रेवेन्यू किससे लेती थी? हिंदुस्तानियों से लेती थी। मगर इस एक्ट में हिंदुस्तानियों के लिए कुछ भी नहीं था जो रेवेन्यू पे करते थे कंपनी को। इसके अलावा इस एक्ट ने बहुत कोशिश की कि जो सर्वेंट है वो किसी भी तरह की प्राइवेट ट्रेडिंग ना करें, किसी भी तरह का ब्राइब्स ना लें, मगर ऐसा हुआ नहीं। तुम डाल तो हम पात, क्योंकि शेर के मुंह में खून लग जाता है ना, ठीक उसी तरह लालची इंसान के मुंह में अगर पैसा लग गया तो फिर उसके बाद तुम रेगुलेटिंग एक्ट लाओ, चार्टर लाओ, चाहे तुम फतवा जारी कर दो, घंटा फर्क नहीं पड़ता। द सुप्रीम कोर्ट्स पावर वर नॉट वेल डिफाइंड। 1774 के तहत सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता बना जिसमें एक चीफ जस्टिस, इसके अलावा 3 जजेस और थे, मगर इसकी पावर को वेल डिफाइन नहीं किया गया। द पार्लियामेंट्री कंट्रोल दैट वाज sought in the activities of the company proved to be ineffective as there was no mechanism to study the reports sent by the governor general in council। मैंने आप लोगों को बताया कि एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनेगी जिसमें गवर्नर जनरल होगा प्लस 4 अदर मेंबर्स होंगे। वो लगातार रिपोर्ट भेजेंगे किसको? ब्रिटिश गवर्नमेंट को। मगर दोस्तों, इतना कंट्रोल करने के बावजूद कोई मैकेनिज्म नहीं था, कोई तरीका नहीं था, कोई मॉडस ऑपरेंडी नहीं थी उस गवर्नर जनरल के भेजे गए रिपोर्ट को पढ़ने की। कहां पर? ब्रिटिश गवर्नमेंट में। तो ये दोस्तों रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के डिफेक्ट्स थे, त्रुटि थी। उम्मीद है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आप लोगों को समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए, गुरु घंटाल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड वन मोर थिंग, बेल आइकन को
प्रेस करना ना भूलिएगा। हेल्दी रहिए, सेफ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच।